मेरे प्रदेशवासी, मेरे देशवासी, मेरे पिता समान सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों। आज 30 मई है और 30 मई हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है, जब केंद्र में लगातार दूसरी बार अकेले भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का जो दूसरा कार्यकाल था, उसका आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के मसीहा, उस सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और भारत सरकार के सभी माननीय और वरिष्ठ मंत्रीगणों को सरकार के शानदार 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं। और अगर हम 1 साल के साथ अपना 5 साल पीछे का केंद्र में जोड़ दें, तो यह 6 साल का समय देश को 60 साल आगे ले जाने वाला रहा है। इसके लिए जहां भारत सरकार के सभी माननीय मंत्रीगणों को तो बधाई देता ही हूं, देश की संसद में चुन करके पहुंचे हुए अपने सभी लोकसभा के माननीय सदस्यों को भी बधाई देता हूं और देश की 130 करोड़ जनता, जिन्होंने सारे विरोधी इस बात पर एकजुट थे कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, इस विरोध के बावजूद जो अपना आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार दिया है, देश की जनता को भी मैं शीश झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आपने जो सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी को 2014 से 19 और 2019 से 24 तक के लिए दिया है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं कि विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, पहले कार्यकाल से लेकर के वर्तमान कार्यकाल के बीच में। अगर विश्व समुदाय में देखा जाए तो भारत की प्रतिष्ठा सबसे अधिक बढ़ी बढ़ी हुई है। केंद्र में हम सरकार में बहुत बार थे, लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब विश्व के किसी देश में भ्रमण होता है, दौरा होता है और उन देशों में पहुंचने के बाद जिस प्रकार से भारतवंशी भारतीय समुदाय के लोग एकत्र होकर के उन्हें सुनने के लिए आते हैं, जिस प्रकार से ऐसे जो प्रमुख देश हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष भी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जब उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, तो अंतर ही नहीं समझ में आता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के अंदर किसी राज्य की किसी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं कि विश्व के किसी देश के अंदर इतनी विराट संख्या में, इतनी भारी संख्या में अपने भारतवंशियों को संबोधित कर रहे हैं। विश्व के अलग अलग देशों में बसे हुए तमाम सारे हमारे भारतीय भाई बहन हैं, मेरी भी बहुत लोगों से बातचीत होती रहती है। पूरे विश्व में जो हमारे अपने लोग हैं, इस समय बहुत प्रसन्न रहते हैं, गौरवान्वित रहते हैं। उनको लगता है कि हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिससे देश की ही प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है, बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतवासियों को जो हे दृष्टि से देखा जाता था, उनका सम्मान जो कम होता था,
आज वह सम्मान पूरी दुनिया के अंदर जैसे भारत का बढ़ा है, वैसे भारतवंशियों का भी विश्व के किसी देश में हो, उनका भी सम्मान बढ़ा है। उन सब अपने प्रवासी भाई बहनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो देश की सबसे बड़ी समस्या थी, गंभीर समस्या थी, जिसके कारण आतंकवाद की आग में हमारे हजारों की संख्या में बहादुर जवानों का बलिदान हुआ, खून बहा, और जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों की संख्या में जो कश्मीरी पंडित हों या अन्य कोई हो, उनका खून बहा और उनको अपना ही घर, अपना ही व्यापार, अपना ही खलिहान, बाग, सेब के बाग, यह सब छोड़ करके भागना पड़ा। उसका कारण धारा 370 और 35 ए रही है। और इस धारा के कारण भारत के राष्ट्रपति भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक इंच जमीन नहीं खरीद सकते थे। उसका तमाम विवरण है, उसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज धारा 370 जिसे हटाने के लिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा का नारा देते हुए गए थे और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिए थे। धारा 370 को हटाने के साथ ही वह बलिदान सार्थक हो गया, वह बलिदान सफल हो गया। और आज धारा 370 हटने के कारण देश के किसी भी प्रदेश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में जमीन भी खरीद सकता है, मकान भी बना सकता है, व्यापार भी कर सकता है। और जम्मू कश्मीर का भी कोई भाई बहन देश के किसी भी हिस्से में वह भी जमीन मकान खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। तो यह अखंड भारत और शक्तिशाली हुआ है। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में भारत के आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बहुत ही कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की संसद में उन्होंने देश का पक्ष रखा, धारा 370 और 35 ए को हटाने का पक्ष रखा, उसके लिए जितनी भी बधाई दी जानी चाहिए वह कम होगी। मैं आज माननीय अमित शाह जी को भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी कार्यकाल आप सबको मालूम है नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसे सीएए के नाम से जाना जाता है वह भी पास हुआ। अब पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान, और वहां रहने वाले जो अल्पसंख्यक, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, अब वो भारत में बहुत आराम से आकर के यहाँ की नागरिकता प्रदान करने की सुविधा दी गई। देश में बहुत साजिशपूर्ण ढंग से इसका विरोध करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन देश की जनता ने सीएए का समर्थन किया और वह अब देश के अंदर एक्ट के रूप में मौजूद है। इस देश में मुस्लिम महिलाओं का विषय आप सब जानते हैं। ट्रिपल तलाक के कारण से जो प्रताड़ना थी, उस प्रताड़ना से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस देश को सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया। दुनिया के अनेक मुस्लिम देश हैं, वहां 3 तलाक की प्रथा समाप्त थी, लेकिन भारत के अंदर वो प्रथा चल रही थी। उसको कानून के शिकंजे में, कानून के अंतर्गत लाने का काम करके और 3 तलाक से किसी मुस्लिम महिला का उत्पीड़न ना हो, उसका भी प्रबंध। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का एक लंबा कालखंड रहा है। बताया जाता है कि 77 बार के संघर्ष में 3 लाख से अधिक राम भक्तों का बलिदान हुआ है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था, उसी प्रकार से श्री राम जन्मभूमि का भी हो जाना चाहिए, लेकिन वह कार्य उस समय नहीं किया गया।
एक लंबी लड़ाई चली, बहुत लंबा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में देश ने अपना समर्थन देने का काम किया और अदालत में लंबे समय तक जो मुकदमा चला, देश की सर्वोच्च अदालत ने 40 दिन लगातार सुनवाई करके उस पर फैसला दिया और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। मैं भी एक राम भक्त हूं, आज मुझे गर्व है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के कारण आज यह संभव हो पाया है। मैं इसके लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले कार्यकाल की शानदार उपलब्धि की बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं, बहुत सारे बैंकों का आपस में विलय हुआ, यह भी एक देश की शक्ति को बढ़ाने का फैसला, इसके लिए भी बधाई है। चीफ ऑफ डिफेंस, जिसे सीडीएस का पद कहा जाता है, पहली बार तीनों सेनाओं की दृष्टि से एक मुखिया बनाया गया है जो तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन का काम करे, क्योंकि देश के सामने जहां विकास के पथ पर आगे बढ़ने का एक शानदार अवसर है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर कभी पाकिस्तान की ओर से तो कभी चीन की ओर से चुनौतियां भी प्रस्तुत की जाती हैं। लेकिन इन लोगों को पता रहना चाहिए, पाकिस्तान तो कई बार युद्ध में परास्त हो चुका है, लेकिन चीन जो 1962 में हमारे देश के अधिकतम भूभाग पर कब्जा किया, वो अब उसी प्रकार से फिर से भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा। उसे ये मालूम रहना चाहिए, अब देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने वाली विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना, सबसे प्रभावशाली सेना, सबसे सफलतापूर्वक संघर्ष करके विजय प्राप्त करने वाली सेना वह भारत के पास। और हमारे देश की सेना ही नहीं, देश का एक एक नागरिक देश की एक एक इंच जमीन के लिए संघर्ष करने वाला है, बलिदान करने वाला है, दुश्मन से बदला लेने की सामर्थ्य। यह भाव आज देश के अंदर निर्माण हुआ है और जो भी चुनौतियां आई हैं उनको बहुत शानदार ढंग से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में निपटा गया है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे चीन के साथ डोकलाम का मामला हो, चाहे अब इस समय अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का मामला हो, जिस प्रकार से भारत ने यह बताया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसको छोड़ने वाले भी नहीं है, या एक संदेश देने का काम किया गया। मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल, दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर और मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए 6 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कोरोना संक्रमण का जैसा संकट देश पर है, पूरे विश्व पर, आप सबके सहयोग की आवश्यकता, आप सब में चेतना है, मैं जानता हूं। मुझे प्रतिदिन बहुत सारे लोग अब मिलने भी आने लगे, लेकिन मैं देखता हूं कितने सतर्क रहते हैं, कितने सावधान रहते हैं। इसी प्रकार से देश और प्रदेश के अधिकांश लोग कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वयं सावधान हो गए। मास्क लगाना और गमछा बांधना, हाथ को सैनिटाइज करना अथवा साबुन से धोने का काम करना, शारीरिक दूरी बना करके रखना, यह सब कुछ लगभग धीरे 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 करके पालन करने का काम प्रारंभ हुआ। चिकित्सा सेवा की श्रेष्ठता लगातार सिद्ध हुई। दुनिया में जो भी रिकवरी रेट है उसमें सबसे अच्छा रिकवरी रेट भारत का है। अभी तक आप सबको जानकारी रहनी चाहिए कि अगर 100 लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं, उसमें से 97 लोग हमारे चिकित्सकों के सहयोग से, हमारे चिकित्सा जगत से जुड़े हुए सभी प्रकार के लोगों के, चाहे नर्स हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे जो भी हो, सबके सहयोग से 100 में से 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका, लेकिन 97 लोगों को बचाया भी जा सका है।
और वह स्वस्थ होकर के अपने घर वापस भी आ रहे हैं और आने वाले समय में इस कोरोना को परास्त करके कई बीमारियां हैं देश के अंदर और उन बीमारियों में जो रिकवरी रेट है, मैं कहूं कि कोरोना का बहुत अच्छा है अनेक गंभीर बीमारियों की तुलना में, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन यह संक्रमण ना फैले, इसमें आप सबके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पूरे विश्व समुदाय के द्वारा भारत की प्रशंसा हो। भारत ने क्या शानदार ढंग से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम। लेकिन आज जब सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे उन विपक्षी दलों को भी कुछ कहने की इच्छा हो। नकारात्मक राजनीति मत करो, लोगों को भ्रमित करने का काम मत करो। गरीबों का दर्द और गरीबी का दर्द का एहसास माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अगर आप सब जो विपक्ष के अंदर इस समय बैठे हो, कांग्रेस के लोग हो, चाहे सपा के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, चाहे अन्य किसी दल के लोग हो, अगर गरीबों का दर्द महसूस करते तो गरीब इस प्रकार के संकट में जीवन ही नहीं जी रहा होता। या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय के काम है कि आज गरीब के पास शौचालय भी है, गरीब के पास अपना पक्का घर भी है, गरीब के घर में भी अंधेरा दूर हुआ है, गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे में भोजन बनना प्रारंभ हुआ है, गरीब के घर में भी अगर बीमार हो जाए तो पैसे के अभाव में अब वो मर नहीं सकता, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान करने का। हर गरीब का बैंक में खाता है, हर छोटे बड़े किसान को वर्ष में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। जो गरीब है उसको 2 रुपए किलो और 5 रुपए किलो के राशन की भी व्यवस्था कराने का काम किया गया है। आज 80 करोड़ लोगों को देश में राशन का वितरण इस संकट काल में किया गया। मेरे भाइयों बहनों, दिव्यांगों के खाते में 1,000 रुपए की पेंशन राशि देने का काम, दिव्यांग हो चाहे बुजुर्ग हो, उनके खाते में यह राशि पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। मैं आप सब लोगों को, छोटे छोटे लोग हैं जिनकी चिंता किसी को नहीं रहती, अभी भी बहुत सारे लोग छूटे होंगे, उनकी भी चिंता सरकार करेगी और कर रही है। लेकिन चाहे रेहड़ी लगाने वाले हों, पटरी में छोटी दुकान करने वाले हों, उन सबको भी 10-10 हजार रुपए का ऋण इस संकट के काल में उपलब्ध कराने का प्राविधान अगर 20 लाख करोड़ के पैकेज के माध्यम से किसी ने किया है, तो गरीबों की सर्वाधिक चिंता करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने। किसानों की फसल को कोई नुकसान होता है तो नुकसान का मुआवजा शीघ्रता से देने का काम, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के अंतर्गत उसको बीमा राशि तत्काल भुगतान कराने का काम और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से लोकल को हम वोकल हम प्रचार करें और लोकल का प्रचार करके उसको ग्लोबल बनाने का, विश्वव्यापी बनाने का काम करें। क्योंकि आज जो विश्व के ब्रांड बन गए हैं, या भी कभी एक लोकल ब्रांड थे, लोकल सामान थे और लोकल वाले पूरे विश्व में आज छाए हुए। तो हम भारत के लोग, हमारे लोगों के पास ऊर्जा है, इतने श्रम करने की शक्ति है, इतनी प्रतिभा है, यह सारा जब एकत्र हो जाएगा तो पूरा विश्व बाजार भारत का हो जाएगा। अभी तो दुनिया से पता नहीं कितने प्रकार के सामानों को भारत में लाया जाता है, तब भारत के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को सफल बनाने का काम एक वर्ष एक वर्ष इस दूसरे कार्यकाल में जिस तेजी के साथ हुआ है, वह अपने आप में अभिनंदनीय है, वंदनीय है। और मैं अपनी ओर से भी, आप सबकी ओर से भी बहुत बहुत ऐसे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आगे चर्चा होती रहेगी। अभी तो मैं केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के लगातार 6 साल पूरे होने पर और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी पारी शुरू हुई है, उसके 1 साल पूरे होने पर आप सबको आज शुभकामना देने के लिए आया था। बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित सभी हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेता अलग अलग चैनलों के माध्यम से, मीडिया के अलग अलग
प्लेटफार्मों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके साथ संवाद कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित तौर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से जितना फायदा मिलना चाहिए उससे ज़्यादा हमको लाभ मिल रहा है। हमारे क्षेत्र का विकास कर पा रहे हैं, हर लोगों के लिए अच्छे से अच्छे काम कर पा रहे हैं, आगे और अच्छे ढंग से काम करेंगे। और कोरोना संक्रमण के संकट के कारण से या जो लॉकडाउन चल रहा है, कल 31 मई को ये लॉकडाउन पूर्ण समाप्त हो। लॉकडाउन 5 के बारे में जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी, उस गाइडलाइन के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने पीछे के लॉकडाउनों में लगातार एक ही रास्ता अपनाया था, एक ही संकल्प लिया था। जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार निर्णय लेगी और कार्रवाई करेगी। अब सब कुछ लगभग धीरे-धीरे पटरी पर, और जब पटरी पे आ रहा है, तो निश्चित तौर से अब लोग जो घरों में कैद हैं, वो बाहर बाहर निकलते समय मैं आप सबसे यही अपील करूँगा कि ध्यान रखना कि कोरोना को हराने का एक ही रास्ता है कि हम शारीरिक दूरी, अगर कोरोना से कोई संक्रमित हो जाएगा, उनको स्वस्थ करने वाले डॉक्टर बैठे हुए, लेकिन हमारा पहला प्रयास हो कि हम शारीरिक दूरी बना करके ऐसे रखें कि कोई संक्रमित ही ना हो। नंबर बढ़े हैं हमारे बहुत बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश में रहने वाले भाई बहन, चाहे वो मजदूरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे खेती कर रहे हों, और चाहे वह कोई अभियंता इंजीनियर हो, अलग अलग आईआईटी से जुड़े हुए, तमाम सेक्टर से जुड़े हुए, आईटी सेक्टर के भी बहुत सारे लोग आए, देश से भी आए हैं और दुनिया के कई देशों से आए। सबका हम उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं, देश में स्वागत करते हैं। और उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार हर जरूरी कदम उठाने का काम की है, आगे भी करेगी। आज के दिन इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री